मित्रों, कथा बहुत ही उत्तम है और बहुत ही रोमांचक है। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। रानी शीलावती, जो अब तक जाग गई थी, इस दृश्य को देखकर भयभीत हुई। चिकुड़ी सी कोने में बैठी थी, कांपती ही बोली, यह सब क्या हो रहा है महाराज? राजा वीर सिंह तुरंत ही स्थिति को समझ गए। वे जान गए कि यह सब कुछ अन्य रानियों का षड्यंत्र है। बेचारी शीलावती निर्दोष ही मारी जाती। राजा ने क्रोध से घूरते हुए कहा, मैं नहीं समझता था कि तुम सब इतनी जलील हो। तुम्हें ईर्ष्या करने के बजाय आपस में प्रेम से रहना चाहिए। तुम सबको मैंने वह आम खाने का मौका दिया था, पर तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। यह उसी आम का फल है कि आज रानी शीलावती गर्भवती है। तुम्हें इस तरह नहीं जलना चाहिए। आखिर शीलावती का बच्चा तुम्हारा भी तो बच्चा है। इस बार मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं। विश्वास है तुम आगे से अपना आचरण ठीक रखोगी। कहकर राजा अपने महल में लौट आया। रानियां रंगे हाथों पकड़े जाने पर बहुत भयभीत हुई, पर षड्यंत्र को विफल होते देख बहुत दुखी। वे मन ही मन प्रतिशोध की भावना से जल उठी। अब तो वे और भी अधिक घटियापन से रानी को अपने मार्ग से हटाने में जुट गईं। उन्होंने कई बार रानी शीलावती को अपने मार्ग से हटाने के प्रयत्न किए, पर वे सफल ना हो सकी। वे अब रानी को अपना दुश्मन समझने लगी। उनकी आंखों में वह कांटे की तरह चुभने लगी, पर वे प्रत्यक्ष में शीलावती से स्नेह प्रकट करती। उसका छोटे से छोटा कार्य वे तुरंत कर देती। सारे दिन उसके आस पास रहती, उसका मन बहलाती, हंसी मजाक करती तथा उसे छोटी बहन सा प्यार देती। उन्हें देखकर लगता कि उनके पुराने वे मनुष्य ने प्रगाढ़ प्रेम का रूप ले लिया है। वे सारे दिन उसे दीदी रानी कहते नहीं थकती थी। राजा भी रानियों का आपस में प्रेम व्यवहार देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे अब रानी शीलावती के स्वास्थ्य की तरफ पूर्ण सजग दिखती। कब उन्हें भोजन देना है, कब फल देने हैं आदि। रानी शीलावती भी अन्य रानियों का असीम प्यार पाकर फूली नहीं समा रही थी। सभी रानियां भावी राजकुमार की कल्पना में खोई रहती, परंतु वे अपनी इस दिखावटी प्रेम की आड़ में अपना षड्यंत्र चालू रखती। और एक दिन वे अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। रानियों ने धीरे धीरे रानी शीलावती की दासी को धन का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। अब उनका कार्य आसान हो गया। एक दिन रानी शीलावती के दूध में नींद की दवा मिला दी गई। दूध पीकर रानी गहरी नींद में सो गई। अन्य रानियां इसके लिए पहले से ही तैयार थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा काठ का संदूक बनवा रखा था। उसमें रानी शीलावती को बंद कर दिया गया। क्योंकि उनकी प्रिय तोती यह सारा दृश्य देख रही थी, अतः कहीं यह भेद ना खोल दे, उन्होंने उसको भी उस संदूक के अंदर बंद कर दिया गया तथा पास के बहने वाली नदी में फिकवा दिया। धीरे धीरे संदूक बह चला। सुबह सारी रानियां रोती रोती राजा के पास पहुंची और बताया कि रानी शीलावती महल में नहीं है, पता नहीं कहां चली गई। राजा को जब यह मालूम पड़ा तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने रानी को ढूंढवाने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में वे हार कर निराश हो गए। फिर भी राजा को शक हो गया कि यह सब इन रानियों की कारस्तानी है। सच, नारियों में आपसी ईर्ष्या कभी नहीं जाती। राजा हताश हो गया। संदूक बहता बहता बहुत दूर निकल गया। अंत में वह एक जंगल में पहुंच गया। वहां एक पेड़ की जड़ों में जाकर अटक गया। जब रानी शीलावती को होश हुआ तो उसने अपने को जंगली स्त्री पुरुषों से घिरा हुआ पाया। सब उसे कौतूहलता से देख रहे थे। रानी ने पीड़ा से कराहते हुए कहा, मैं कहाँ हूं? इस समय आप जंगल में हैं। उन जंगली औरतों में से एक ने कहा, जंगल में? मैं जंगल में क्यों आई? किसने भेजा है मुझको? कहकर रानी शीलावती ने आंखें फाड़कर चारों तरफ देखा। उसे वे औरतें बड़ी खूंखार नजर आने लगी। चारों तरफ जंगल ही जंगल। वे भयभीत हो गईं। आप कौन हैं? उस औरत ने फिर पूछा। मैं कुशालगढ़ के राजा वीर सिंह की रानी शीलावती हूं। रानी ने अपना परिचय दिया।
सुनकर वे औरतें एक बार सहमी, परंतु उन्हें पता नहीं था कि यह राज्य कहाँ है। वे तो ऐसी सुंदर औरत को घूर घूर कर देख रही थी। थोड़ी देर बाद एक औरत बोली, आपको इस तरह संदूक में बंद क्यों किया गया था? उस जंगली औरत ने वह संदूक दिखाते हुए कहा। रानी ने इस बारे में अपनी अज्ञानता प्रकट की। तभी पास में जो रानी की प्रिय तोती बैठी थी, उसने सारी घटना विस्तार से सुना दी। घटना सुनकर शीलावती को आश्चर्य हुआ कि रानियों ने उसके साथ कितना निजतापूर्ण व्यवहार किया है। रानी ने सोचा कि वह तोती को महाराज के पास भेजे और सारी स्थिति से अवगत करा दे, पर वह कहाँ भेजे? पता नहीं कुशलगढ़ यहाँ से कितनी दूर और कहाँ है। यह जंगली औरतें भी तो नहीं जानती कि कुशालगढ़ कहाँ है। इन्होंने तो नाम ही आज सुना है। अतः उसने यह विचार त्याग दिया, राजा भी कौन से सुरक्षित होंगे? क्या उन्होंने दीवान से मिलकर राजा को कैद नहीं करा दिया होगा? तरह तरह के विचार रानी शीलावती के दिमाग में उभरने लगे। तोती को इंसान की बोली बोलते देख वे जंगली औरतें आश्चर्य से उसे देखती रह गईं। कभी वह तोती की तरफ देखती तो कभी शीलावती की तरफ। रानी की दयनीय स्थिति को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। वे उसे झोपड़ी में ले गईं और बड़े प्यार से बिठाया। तभी कुछ औरतें रोटियां, दूध और फल ले आईं। शीलावती ने जैसे तैसे उन मोटी मोटी रोटियों को गले से उतारा और फल खाकर दूध पिया। अब उन्हें कुछ शरीर में शक्ति सी अनुभव हुई। अब कहाँ जाए वह? यह प्रश्न उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध गया। क्या वह राजा पास वापस लौट चले? यह सोचते ही 6 रानियों के क्रूर चेहरे उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। क्या वे उसे जिंदा छोड़ेंगी? पता नहीं महाराज के साथ भी क्या बीती हो। तो क्या वह आत्महत्या कर ले? नहीं नहीं, वह राजा की अमानत को सुरक्षित रखेगी। वह अपने नन्हे मुन्ने के लिए जिंदा रहेगी ताकि आगे चलकर वह अपने अधिकार ले सके। अतः शीलावती ने निश्चय किया कि चाहे जितनी कठिनाइयां आए वह जिंदा रहेगी। एक बार उसने फिर जंगल में नजरें घुमाई। चारों तरफ जंगल ही जंगल। फिर उन औरतों की तरफ असहाय दृष्टि से देखा। वे अब भी रानी को घूर घूर कर देख रही थी। कहाँ भटकेगी अकेली जंगल में वह? अतः रानी और कोई उपाय न देखकर उन औरतों से बोली, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूं। औरतें एक बार तो सहमी, पर चूंकि शीलावती के साथ उनकी सहानुभूति अनायास ही जुड़ गई थी और वे नारी होने से नारी की पीड़ा को समझती थी, अतः उन्होंने रानी का अपने साथ रहना मंजूर कर लिया। पर प्रत्यक्ष में वे बोली, आप हैं रानी, हम हैं जंगल में रहने वाले। क्या आप हमारे साथ इस तरह रूखा सूखा खाकर रह पाएंगी? रानी सुनकर पहले तो मुस्कुराई, फिर बोली, आप भी तो मेरी तरह इंसान हैं। जब आप रह लेती हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी? रानी थोड़े ही दिनों में जंगल में रहने की अभ्यस्त हो गई। अब वह उन औरतों के कामों में हाथ बटाती, जंगली फल खाती और चैन से रहती। उधर रानी शीलावती के बारे में राजा बेचैन रहने लगा। पता नहीं कहाँ चली गई। रानियों ने सोचा कि कहीं राजा को पता चल गया कि रानी शीलावती को इस तरह से फिकवा दिया है तो उनकी खैर नहीं। अतः उन्होंने दीवान के साथ मिलकर राजा को कैद कर लिया तथा राज्य में यह घोषणा करवा दी कि राजा बीमार हैं, अतः कुछ दिनों बाहर नहीं निकलेंगे। कोई उनसे मिलने नहीं आए, क्योंकि बीमारी की हालत में वे किसी से मिलना पसंद नहीं करते। रानियां दीवान की सहायता से राज्य चलाने लगी। राजवैद को भी धमकी दे दी गई कि वह प्रजा में यह प्रचार करें कि राजा बीमार है। मरता क्या न करता, सो उसने भी यही प्रचार किया। जैसे ही वह लंगड़ी घोड़ी राजा को दिखाई देती, रानी शीलावती की याद ताजा हो उठती। अब रानियों ने मौका देखकर एक दिन उस घोड़ी को भी जंगल में छुड़वा दिया ताकि राजा को रानी
शीलावती की याद ही न रहे और वह कुछ न कर सके। संयोग की बात कि वह घोड़ी चरती चरती उसी जंगल में आ गई जहां रानी शीलावती उन जंगली औरतों के साथ रहती थी। घोड़ी को देखकर रानी शीलावती की आंखों में आंसू आ गए। बेचारी यह भी उन रानियों के षड्यंत्र का शिकार हो गई। रानी ने घोड़ी को प्यार से सहलाया और अपने पास ही रख लिया। इस तरह रहते रहते कई दिन बीत गए और फिर एक दिन रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। उस नन्हे राजकुमार को देखकर वह सुख से भर गई। उसकी कोमल किलकारियां झोपड़ी में गूंज रही थी। रानी ने खुशी से आंखें मूंद ली। उन्हीं किलकारियों को सुनने के लिए ही तो वह अब तक जिंदा थी, अन्यथा कभी की आत्महत्या कर लेती। पर रह रहकर यह विचार उसको कचोटने लगा कि यदि यह राजकुमार महलों में होता तो राज्य भर में खुशियां मनाई जाती। रानी ने देखा चारों तरफ पेड़ों पर फूल छाए हुए हैं, हवा के झोंके से फूल झर रहे हैं, मानो प्रकृति राजकुमार के जन्म की खुशी में फूल बरसा रही हो। कुछ समय बाद उस लंगड़ी घोड़ी के एक घोड़ा पैदा हुआ और उस तोती के एक तोता। तोते का नाम हीरामन रखा गया तथा घोड़े का नाम श्वेतांग रखा गया। राजकुमार का नाम अजय सिंह रखा गया। धीरे धीरे राजकुमार घुटनों से पैदल चलता दौड़ने लगा। इस तरह 18 वर्ष एक एक करके बीत गए। 1.5 युग बीत गया, एक इतिहास बन गया। पर रानी की खबर किसी ने नहीं ली। हर वर्ष रानी को वृद्ध करता चला गया। अब वह एकदम दुबली हो चली थी। शरीर पर जगह जगह झुर्रियां पड़ने लगी थी, जैसे बैंगन सूखने पर पड़ जाती हैं। आंखें धीरे धीरे गड्ढे में समाने लगी। बाल सन की तरह सफेद हो गए। उधर राजकुमार जवान हो रहा था। वह शिकार करता, वह शस्त्र विद्या में इतना निपुण हो गया कि उसका निशाना अचूक हो गया। उसका कसरती शरीर इतना बलिष्ठ हो गया कि उसकी टक्कर से एक बार तो हाथी भी गिर जाए। अब वह भरपूर बदन वाला एक युवक बन गया था। वह सदा अपनी माँ को अपने पिता व परिवार के बारे में पूछता रहता था, पर शीलावती उसे हर बार टाल देती थी। एक दिन उसने रानी शीलावती से कहा, माँ, मेरे पिता कौन है? आज तक तुमने यह बात छिपाकर रखी है। आज या तो सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। यह बात सुनकर रानी शीलावती का चेहरा शाह हो गया। वह जानती थी कि एक दिन राजकुमार यह इच्छा जाहिर करेगा। जिसे 18 साल तक छाती से लगाकर पाला, आज उसके इस तरह बिछुड़ जाने से रानी की छाती बिछो से उमड़ आई। उनकी भावनाएं बांध तोड़कर बहने वाली नदी की तरह आसपास का सब कुछ नष्ट करती आंखों से आंसुओं के रूप में बह चली। रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने यह भी बताया कि किस तरह वे अन्य रानियों के षड्यंत्र का शिकार बनी। राजकुमार ने जब यह बात सुनी कि उसका पिता राजा है, तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ, पर मां के साथ बीती घटना को याद करके वह बहुत दुखी भी हुआ। उसने कहा, मां, मैं पिताजी से मिलकर सारी बात साफ साफ कह दूंगा। नहीं बेटा, जब तू पेट में था तभी तेरी सौतेली माताओं ने निकाल दिया था, तो अब वे कैसे पहचानेंगे कि तू उनका बेटा है? फिर कौन जाने राजा ही उनके चंगुल से बचे होंगे या नहीं। पता नहीं वे जिंदा भी हैं या नहीं। कुछ भी हो, मैं वहां जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुझे वहां जाने नहीं दूंगी। वे तेरी सौतेली माताएं साक्षात चुड़ैल हैं, चुड़ैल। मैं वहां तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। कहकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। पर मां, अब मैं बच्चा थोड़े ही हूं। मैं अब किसी भी संकट का मुकाबला कर सकता हूं। नहीं, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। कहकर रानी झोपड़ी में चली गई। एक दो दिन बाद मां बेटे में अनबन सी रही, पर शीघ्र ही राजकुमार को अपने हठ पर पश्चाताप हो गया। वह मां को दुखी नहीं देखना चाहता था, अतः स्वयं को मां के सामने समर्पित कर दिया। अच्छा मां, अब मैं अपने को इतना शक्तिशाली एवं योग्य बनाऊंगा कि मैं अपने खोए हुए अधिकार वापस ले सकूं। उसके बाद ही मैं पिताजी से मिलने जाऊंगा। बस
रानी ने राजकुमार को गले से लगा लिया। आखिर एक दिन राजकुमार ने अपनी मां को राजी कर ही लिया और घूमने के लिए आज्ञा ले ली। मां से विदाई लेकर वह घोड़े पर सवार होकर वह एक अज्ञात दिशा में चल दिया। साथ में ही हीरामन तोता भी उड़ चला। मां जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया उसे देखती रही। राजकुमार ने जोर से आवाज लगाकर कहा, मां चिंता मत करना, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। कहकर राजकुमार ने घोड़े के चाबुक लगाया। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उधर रानी शीलावती, लंगड़ी घोड़ी तथा तोती तीनों की आंखों में आंसू थे। सबका अपना अपना लाडला उन्हें छोड़कर जो चला गया था। रात दिन घोड़ा अपनी टापों से जमीन को नापता कुंभलगढ़ जा पहुंचा। निरंतर चलने से राजकुमार अजय सिंह थक गया था। अतः उसने सामने एक सुंदर उद्यान देखकर विश्राम करने की सोची। घोड़े को एक पेड़ से बांधकर स्वयं पेड़ के सहारे विश्राम करने लगा। थोड़ी देर में ही उसे नींद ने अपनी बाहों में समेट लिया। वह उद्यान वहां की राजकुमारी कनकवती का था। उस बाग में कोई पुरुष नहीं जा सकता था। थोड़ी देर में ही वहां राजकुमारी कनकवती अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने को आई। राजकुमार ने देखा बाग में कोई पुरुष सोया हुआ है तो क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। उसने तुरंत राजा के पास सूचना भेजी कि कोई पुरुष उसके बाग में घुस आया है, अतः उसे पकड़कर सजा दी जाए। और वह स्वयं अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने तालाब में उतर गई। थोड़ी ही देर में वे राजहंसनियों की तरह तैरने लगी। जैसे ही स्नान करके वे तालाब से बाहर निकली तो उन्होंने देखा एक विशाल अजगर उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। सबने भय से आंख फाड़कर अजगर को देखा। वह उनकी तरफ शीघ्रता से बढ़ता चला आ रहा था। थोड़ी ही देर में उस अजगर ने राजकुमारी कनकवती को पकड़ लिया। राजकुमारी ने भय से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। तभी श्वेतांग, जो घोड़ा जोर से हिनहिनाया, घोड़े की आवाज सुनकर राजकुमार अजय सिंह जाग गया। उसके कानों में एक नारी कंठ की आवाज, बचाओ बचाओ, टकराने लगी। राजकुमार खतरे को भांप गया। जरूर कोई औरत संकट में फंसी हुई है। क्षत्रिय होने के नाते उसको बचाना उसका परम कर्तव्य है। अतः उसने अपनी तलवार मयान से निकाल ली और उस तरफ दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। उफ, कितना भयानक था वह दृश्य। राजकुमारी के चारों तरफ अजगर लिपटा पड़ा था। उसकी सहेलियां भय से चीख रही थी। एक आध तो भय से बेहोश भी हो गई थी। तभी राजकुमार वहां पहुंच गया। राजकुमार ने इतना विशाल अजगर पहले नहीं देखा था, अतः उसे देखकर पहले वह सहमा, पर एक क्षण की भी देरी राजकुमारी का जीवन नष्ट कर सकती है, सोचकर वह आगे बढ़ा। अजगर लाल लाल आंखें किए बार बार जीव निकाल रहा था। जैसे ही राजकुमार अजगर के पास पहुंचा तो उसने एक ऐसे लंबी सांस खींची कि राजकुमार मुश्किल से अपने को अजगर के मुंह में जाने से बचा पाया। यदि वह पेड़ को नहीं पकड़ लेता तो निश्चय ही राजकुमार अजगर के मुंह में चला जाता और अजगर उसे निगल जाता। राजकुमार ने पीछे हटकर एक बड़ा भारी पत्थर उठाया और अजगर के सिर पर दे मारा। अजगर का मुंह उस पत्थर के नीचे दब गया। मौका देखकर राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार से अजगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जगह जगह खून के फव्वारे निकलने लगे, जिससे राजकुमार के कपड़े भी लाल हो गए। राजकुमारी को अजगर की लपेट से बाहर निकाल लिया गया। जब राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपने सामने एक सुंदर एवं बलिष्ठ युवक को देखा। मित्रों, देववाणी की कथाएं बहुत ही उत्तम और मनोरंजन पूर्ण होती हैं, इसलिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कथाओं को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। मित्रों, दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।